वेलकम बैक ऑन सोल स्टडी। आज मैं आपके साथ हिंदी का एक न्यू चैप्टर डिस्कस करने जा रही हूँ जिसका नाम है सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द, और इसको लिखा है डॉक्टर रघुवीर ने। तो जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मैं अपनी वीडियो को अब आगे स्टार्ट करती हूँ। इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे पारिभाषिक शब्दों से। पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं? ये ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें सीमाओं में बांधा जाता है। इनकी एक लिमिटेशन क्या होती है, तय कर दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम एक वर्ड लेते हैं डेकोइटी। डेकोइटी का मीनिंग होता है डकैती करना। डकैती का मीनिंग हम सब जानते हैं कि जब 4 या 5 लोग एक समूह मिलकर चोरी करते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं, डाका डालना कहते हैं। तो क्या होता है कि एक वर्ड की डेकोइटी जो वर्ड है इसकी यहाँ पर एक मीनिंग है और इसकी एक लिमिटेशन रख दी है कि 4 से 5 लोग जब मिलकर चोरी करेंगे तो उसे हम डकैती का नाम देंगे। ठीक है। उसी तरीके से एक और शब्द है प्रीरोगेटिव। तो इसका अर्थ क्या होता है, सर्वोच्च अधिकार। जब ऐसे वर्ड का यूज राष्ट्रपति करता है या प्रशासन में रहने वाला कोई व्यक्ति करता है तो ही ये वर्ड जो होता है मान्य कहलाता है। अगर इसका कोई नॉर्मल व्यक्ति इसका यूज करता है तो ये मान्य नहीं होता। कहने का मतलब है कि पारिभाषिक शब्दों का एक परिभाषा दी जाती है इसकी एक सही से, और इनको एक लिमिटेशन में रखा जाता है। ठीक है। और अगर हम बात करें साधारण शब्दों की, तो साधारण शब्द जो होते हैं ना तो उनकी कोई सीमा होती है ना ही उसकी कोई मेन परिभाषा होती है। तो वो शब्द क्या होते हैं, साधारण शब्द होते हैं जो बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं, कुली बच्चे या कोई भी नॉर्मल जो पर्सन होता है जो इतना पढ़ा लिखा नहीं है तो वो भी उसे समझ सकते हैं। तो सरल शब्द क्या होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्द क्या होते हैं, ये कोई इजी नहीं होते, सरल नहीं होते हैं, ये थोड़े कठिन होते हैं। अब बात करेंगे हम पारिभाषिक शब्दों के नियमों की। ठीक है। तो इसका एक नियम क्या है कि जितने शब्द अंग्रेजी में होंगे उतने ही हिंदी में होंगे। कहने का मतलब है अगर इंग्लिश में एक वर्ड है सैंक्शन तो उसका मीनिंग जो होगा एक ही होगा, हिंदी में उसका मीनिंग क्या है, मंजूरी देना। या फिर हम दूसरे वर्ड्स की बात करते हैं अप्रूव, उसका मीनिंग भी क्या होगा, एक होगा। तो जितने शब्द अंग्रेजी में होंगे उतने ही इंग्लिश में होते हैं। इसमें एक शब्द के एक ही अर्थ होते हैं, इसका कोई पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। तो एग्जाम्पल लेते हैं क्लॉज, सेंटेंस, एक्सप्रेशन। ये तीनों वर्ड क्या है, हमें एक जैसे लगते हैं। अगर जिस इंसान को इंग्लिश की अच्छी समझ नहीं होगी तो वो कहेगा कि इन सब का मीनिंग क्या है, एक ही जैसा है। लेकिन ये तीनों की तीनों वर्ड क्या है, अलग अलग है, और इन तीनों के अर्थ भी अलग अलग है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पारिभाषिक शब्दों का कोई भी पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, इसका एक ही अर्थ होता है। पारिभाषिक शब्द का एक अन्य नियम भी है। इसका एक नेक्स्ट नियम क्या हमारा ये है कि सामान्य रूप से जो शब्द होते हैं उसमें केवल 4 अक्षर ही होने चाहिए। 4 अक्षर उसमें क्या होने चाहिए। ठीक है। और जैसे एग्जांपल ले सकते हैं हम, इसका उपकार हो गया, परोपकार हो गया। तो ये क्या है, हमारे पारिभाषिक शब्द है। अब हम बात करेंगे शब्दों के निर्माण की कि किस तरीके से हमारे पास इतने सारे शब्द कहाँ से आए। ठीक है। तो शब्द निर्माण कैसे होते हैं, एक ही शब्द में जब कोई प्रत्यय, उपसर्ग या धातु जुड़ जाती है तब हम क्या कहते हैं कि उससे नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है। तो हमें जो ये प्रत्यय, उपसर्ग, धातु, ये सारी चीजें कहाँ से मिली है, हमें संस्कृत से मिली है। तो संस्कृत क्या है, भाषा शब्दों का अनंत स्रोत कहते हैं इसे, कि संस्कृत के जरिए क्या हुआ कि हमने अनेक शब्दों का निर्माण कर लिया, हम इन्हें नहीं छोड़ सकते हैं। इससे यहाँ पे हमें पता लग जाता है कि संस्कृत जो हमारी भाषा, हमारी हिंदी भाषा का एक स्रोत है, और जो अंग्रेजी भाषा का स्रोत कौन सा है, लैटिन है। ठीक है। तो संस्कृत भाषा के द्वारा ही बहुत से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण भी किया गया है। अब हम बात करेंगे कि भाषा जो होती है उसकी ध्वनि की भी कुछ सीमाएं होती है। जैसे हमें पता है हिंदी में कोई भी वर्ड जो होता है वो स्ट से शुरू नहीं होता है, लेकिन इंग्लिश में वर्ड जो होते हैं वो स्ट से शुरू होता है। जैसे स्टेशनरी और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो हिंदी में जो भाषा शब्द होते हैं, भाषा, उनकी भी कुछ कुछ सीमाएं होती है, ध्वनि की भी यहाँ पर सीमाएं हैं। ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जो ध्वनि होती है उसको हम 3 भागों में बांटते हैं, आरंभ में, मध्य में और अंत में। ठीक है। इसके अलावा हिंदी की बात करें कि हिंदी भाषा जो होती है वो पारदर्शिता का गुण होता है उसमें। हिंदी को क्या है, हमें सीखना नहीं पड़ता। हिंदी को अगर हम धीरे धीरे पढ़ते हैं तो उसके मीनिंग हमें खुद ब खुद क्लियर होने लग जाते हैं। लेकिन इंग्लिश क्या होती है, उसे हमें सीखना पड़ता है, उसे हमें रटना पड़ता है। ठीक है। उसमें आर पार दिखाई देने वाला जो गुण होता है वो नहीं होता।
उसकी मीनिंग्स को हमें याद करना पड़ता है, लेकिन हिंदी में जब हम कोई स्टोरी पढ़ते हैं तो हम उसका इमेजिन खुद ब खुद करते जाते हैं। तो आगे अगर हम और पढ़ते हैं तो हमें इसमें पता लगता है कि अगर एक नॉर्मल जो छोटा बच्चा होता है, जब वो 1 ईयर का होता है तो वो 200 शब्द सीख जाता है। जैसे ही वो 2 ईयर का होता है तो वो 500 शब्द सीख जाता है, और इसी तरीके से वो अपनी डिग्री कोर्स पूरा करते करते 1000 शब्दों से भी ऊपर सीख जाता है। 1000 नहीं, बल्कि वो 30,000 से भी ऊपर शब्दों को सीख जाता है। ठीक है, क्योंकि क्या है, धीरे धीरे इंसान जब बुक्स पढ़ना शुरू करता है तो उसको बहुत सारे वर्ड्स की नॉलेज हो जाती है। तो क्या होता है कि हमारे जो माइंड होता है, माइंड के अंदर बहुत सारे शब्द इकट्ठा होते जाते हैं और हम उस भाषा को अपने माइंड में समझते भी जाते हैं। अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो क्या है कि आज हमें पता है साइंस का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारे देश को बनाने के लिए। तो साइंस में क्या है, बहुत दिन पर दिन तरक्की होती जा रही है, तो इसमें हमें नए नए शब्दों की आवश्यकता पड़ती रहती है। तो ठीक है, तो इसलिए क्या होता है कि हमें विज्ञान में, साइंस में बहुत से ऐसे शब्दों का निर्माण करने की ज़रूरत है। तो हमें पता है कि भाषा जो है वो 2 तरीके की होती है, एक नैसर्गिक भाषा होती है और एक कृत्रिम भाषा होती है। नैसर्गिक भाषा क्या होती है, जो स्वाभाविक रूप से जनता की भाषा होती है, जो हम आपस में बोलते हैं। और कृत्रिम भाषा जो होती है वो विज्ञान की भाषा होती है, जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, वैज्ञानिक जो होते हैं वो शब्दों को सोच समझकर, विचार करके उस शब्दों का निर्माण करते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कृत्रिम भाषा। अब हम बात करेंगे इस चैप्टर में जो क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं उनकी। तो क्वेश्चन हमारा है, संस्कृत शब्द निर्माण के मुख्य आधार कौन से हैं? कि हम जो हिंदी की भाषा पढ़ते हैं उसके निर्माण में संस्कृत कैसे भूमिका निभाती है। तो जो लेखक है वो कहता है कि संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसके द्वारा हम नए नए शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि जो संस्कृत है वो भारतीय भाषा की जननी है। क्योंकि जब हम किसी शब्द में, किसी धातु में जब प्रत्यय या उपसर्ग लगाते हैं, तब क्या होता है कि बहुत से नए नए शब्दों का निर्माण किया जा सकता है। और संस्कृत के द्वारा क्या है कि हमारी जो भाषा हिंदी है वो देशव्यापी हो सकती है। तो ये संस्कृत क्या है, एक आधार है अपनी भाषा को फैलाने का, अपनी भाषाओं के जो भंडार को बढ़ाने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हम पारिभाषिक शब्दों के नियम बताने हैं। जो हमने अभी पढ़ा था कि पारिभाषिक शब्दों के नियम क्या है। पारिभाषिक शब्द जो होते हैं उनकी एक परिभाषा दी होती है, ये परिभाषा एक निश्चित परिभाषा होती है, और इसमें अर्थ और भाव को प्रकट करने की दृष्टि से पारिभाषिक शब्द अलग अलग होने चाहिए, कि एक शब्द का एक ही अर्थ होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी दूसरी इसकी नियम हो गया। तीसरा नियम क्या होता है कि शब्दों की जो लंबाई होती है वो 4 अक्षरों की होनी चाहिए। और एक अगला इसमें वो पॉइंट और है कि शब्द में 2 या 2 से अधिक संयुक्त अक्षर नहीं होने चाहिए। ये जो है इसके नियम है। जैसे कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम में गद्य भी आएंगे, गद्यांश भी आएंगे, अनसीन पैसेज जिसे कहते हैं। तो अब हम उसे भी कर लेते हैं। तो मैं ये अनसीन पैसेज है जिसे मैं रीड करने जा रही हूँ। तो पहले हम इसके क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके आंसर को इसमें ढूंढेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रस्तुत उद्धरण किस पाठ से लिया गया है, इसके रचनाकार का नाम लिखिए। तो जैसा हमें पता है कि इस लेसन का नाम क्या है, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द। ठीक है, और लेखक का नाम है डॉक्टर रघुवीर। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि लेखक के अनुसार प्रत्येक भाषा में शब्द कितने प्रकार के होते हैं और उनके नाम लिखिए। तो जब हम इसकी पहली लाइन पढ़ते हैं तभी हमें पता लग जाता है कि प्रत्येक भाषा में रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि शब्द होते हैं। तो लेखक ने बताया कि प्रत्येक भाषा में रूढ़ि, यौगिक और योग रूढ़ि शब्द होते हैं। इसी प्रकार भाषा के कुछ शब्द परिचित और अपरिचित भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड का आंसर था। थर्ड पढ़ेंगे हम कि परिचित शब्दों की संख्या बताइए। तो जब हम ये अपना पैराग्राफ पढ़ते हैं तब हमें पता लगता है कि परिचित शब्दों की जो संख्या है, फोर्थ लाइन में पढ़ेंगे तब, कि इसकी संख्या कितनी है, 5 सहस्त्र से अधिक नहीं होती। ठीक है, 5 सहस्त्र से इसकी संख्या अधिक नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परिचित सरल शब्दों की संख्या क्यों घटती जा रही है। तो अगर पैराग्राफ पढ़ते हैं तब हमें पता लगेगा, फिफ्थ वाले लाइन में, यदि हम अपरिचित शब्दों को क्लिष्ट और त्याज्य मानेंगे तो परिचित शब्दों की संख्या बढ़ने के स्थान पर घटेगी। कहने का मतलब है कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो अपरिचित होते हैं,
अपरिचित मतलब जिन वर्ड्स को हम नहीं जानते और हम समझ लेते हैं कि क्लिष्ट है, क्लिष्ट का मतलब होता है बहुत ही मुश्किल है, तो हम उस वर्ड को छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे जो सरल शब्द हैं वो एक तरीके से खत्म होते जाएंगे। कहने का यह मतलब है कि हमें वर्ड्स जो हमें जिसे नहीं जानते, जो वर्ड्स अपरिचित होते हैं, हमें उसका मीनिंग समझना चाहिए, तभी हम उनका प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर हम उसके मीनिंग को नहीं समझते हैं, उस शब्द को मुश्किल समझ के वहीं छोड़ देते हैं, तो इससे जो हमारे पास जो सरल शब्द थे वो भी एक तरीके से घटते जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।